जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको हमने प्रॉमिस किया था कि हर सप्ताह हम करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आएंगे, लेकिन लास्ट वीक जैसा कि आप सब भी दिवाली मना रहे थे और हम सब भी दिवाली मना रहे थे, तो लास्ट संडे करंट अफेयर की क्लासेस नहीं आई थी और फिर से हम दिवाली के बाद वापस आ चुके हैं और फिर से हमारा करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो आइए आज हम देखते हैं फिर से जो कुछ दिवाली के पोर्शन रह गए हैं और आज के वीक में जो भी नए क्वेश्चंस आए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली सीजीएसआई के लिए, सीजीपीएससी के लिए, सीजी व्यापम के लिए। जो भी एग्जाम्स अभी हाल में आ रहे हैं उनमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप करंट करके जा रहे हो तो आप दूसरों के ऊपर 4 से 5 नंबर का एज ले सकते हो। सीजीपीएससी जैसे एग्जाम में तो 10 से 15 नंबर का एज ले सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की रेगुलर क्लास अटेंड करो और क्वेश्चन को साथ में करते जाओ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आईपीएल 2025 के रिटेंशन में सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी को मिला। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आईपीएल 2025। तो आईपीएल 2025 है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कोई पहला आईपीएल हो रहा है क्या। ठीक है, ये कौन सा आईपीएल है? 18वां आईपीएल है, 18th आईपीएल हो रहा है ये। ठीक है, तो पहला आईपीएल कब हुआ था बताओ? पहला आईपीएल कब हुआ था? पहला आईपीएल हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में आईपीएल क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, इसलिए उसको देखते हुए भारत में टी20 का चलन बढ़ा और उसको देखते हुए पहला आईपीएल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अभी कौन सा आईपीएल होने वाला है? 18वां आईपीएल होने वाला है और इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा, है ना। ये कहलाता है टाटा आईपीएल 2025। ठीक है, 18वां है टाटा आईपीएल 2025। अब देखो कि 2025 के लिए फिर से एक बार ऑक्शंस होने हैं और टीम फिर से नई बन रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हर टीम को टोटल 120 करोड़ रुपए का पर्स दिया गया है कि आप 120 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी टीम खरीद सकते हो। ठीक है, इसमें से 75 करोड़ में आप किसी भी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो। ठीक है, 5 से 6 खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो। देखो इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? पहले खिलाड़ी को देना है 18 करोड़, दूसरे खिलाड़ी को देना है 14 करोड़, तीसरे को 11 करोड़, चौथे को 18 करोड़ और पांचवे को 14 करोड़। ठीक है, ये जो बोर्ड है उसने इस तरीके का क्राइटेरिया लगाया था, लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं थी, क्योंकि किसी को इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है और किसी को कम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का था। और इसमें जो खिलाड़ी रिटेन हो गए, इसके अलावा जो खिलाड़ी बचे हैं ऑक्शन में, है ना, वो ऑक्शन कहाँ होने वाला है? सऊदी अरेबिया के जिद्दा नामक शहर में। ठीक है, ये तो अभी आपके क्वेश्चन में अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो इसको भी हम देखेंगे और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2025 का ऑक्शन कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी को मिला। सबसे ज्यादा पैसा मिला है हेनरिक क्लासन को। हेनरिक क्लासन किस टीम से खेलते हैं? सनराइजर्स हैदराबाद। और कितना पैसा मिला इनको? 23 करोड़ रुपए। ठीक है, आपकी अपर लिमिट क्या सेट की थी? 18 करोड़ सेट की थी बोर्ड ने, लेकिन आपको कितना दिया गया? 23 करोड़। 23 करोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट सेट होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आप 75 करोड़ में कैसे भी मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, तो 23 करोड़ इनको मिला है। और रोहित शर्मा जो हमारे भारतीय टीम के अभी करंट वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान है, उनको कितना मिला है? 16 करोड़ और 30 लाख रुपए मिला। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को एज अ अनकैप प्लेयर ट्रीट किया गया क्योंकि वो 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो उनको कितना दिया गया? उनको दिया गया 4 करोड़। और विराट कोहली को दिया गया है 21 करोड़। ठीक है, क्या बताने की जरूरत है? विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं? आरसीबी से। महेंद्र सिंह धोनी किस टीम से खेलते हैं? सीएसके से। और रोहित शर्मा किस टीम से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से। ठीक है, तो ये बेसिक है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आईपीएल का नंबर कौन सा है, पहला कब हुआ, कौन स्पॉन्सर है और किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला। ठीक है, और ऑक्शन कहां हो रहा है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन? राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म जयंती पर मनाया जाता है? यूनिटी डे किसके जन्म जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जब जन्म दिवस होता है तो हम एकता दिवस मनाते हैं। क्यों एकता दिवस मनाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भारत को जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो वो भारत को एक रूप में नहीं दे रहे थे, है ना, भारत को छोटी छोटी रियासतों में, भागों में बांट कर दिया। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत की जो आज करंट आकृति है ना, आज जिस तरीके का भारत दिखता है उस तरीके का भारत आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, ये तो सरदार पटेल थे जिन्होंने बाय हुक
और बाई क्रुक सारे रियासतों से बात किया, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो चाहे मिलिट्री तरीके से हो, जैसे भी हो, सबको भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी किया, है ना। आपको बाकी सारी चीजें बताई जाएगी, हैदराबाद के बारे में, कश्मीर के बारे में, है ना। ये सारी समझो, ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुए, भोपाल वाला प्रॉब्लम कैसे हुआ, ये सारा जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे ना, उसमें क्लियर डिटेल से करवाया जाएगा। तो सरदार पटेल का इतना ज्यादा योगदान है भारत को एक बनाने में। ठीक है, तो हमारा भी कुछ बनता है कि सरदार पटेल को दिया जाए। इसलिए हाल में पिछले सालों में क्या बनवाया गया, सरदार पटेल की एक मूर्ति बनवाई गई, और उस मूर्ति को क्या कहा गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब सरदार पटेल ने भारत को एक किया, तो हमने क्या बनवाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये मूर्ति 182 मीटर ऊंची मूर्ति। ये कहां पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी के सरदार सरोवर डैम पर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम पर स्थित है। उसके बाद देखो, और भी अगर हम आ ही गए हैं कि स्टैचूज पढ़ने पे, तो कुछ कुछ और स्टैचू है जो हमारे काम पे आते हैं, है ना, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, तो किसने हमें एक किया था, है ना, किसने एक किया था, जब एंशिएंट इंडिया में हिंदू धर्म बटसा गया था, लोग अपने धार्मिक पाथ से बिल्कुल हट गए थे, तब एक आए थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, और उन्होंने सबको धर्म की राह दिखाई। ठीक है, तो किसका मूर्ति बना है, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, कहां पर बना है ये मूर्ति, ओमकारेश्वर। कहां है ओमकारेश्वर, एमपी में। ठीक है, ये तो हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन सा मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना, बराबरी वाली मूर्ति कहां पे बनी है, बराबरी की प्रतिमा कहां पर है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और किसके लिए बनाया गया है, किसने कहा कि सब बराबर है, ये कहा रामानुजाचार्य जी ने। ठीक है, और इनकी मूर्ति कहां पर बनाई गई है, हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे हम जितने करने जा रहे हैं। ठीक है, चौथी मूर्ति कौन सी है, सामाजिक न्याय की मूर्ति। सामाजिक न्याय की प्रतिमा। ठीक है, तो आज हम कहते हैं कि भारत में किसने सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। अगर कोई है जिसने सामाजिक न्याय के प्रति सबसे ज्यादा कुछ किया है, वो है हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर की मूर्ति। कहां पर है ये, विजयवाड़ा। ठीक है, ये भारत की चौथी बड़ी मूर्ति है। ठीक है, एक और मूर्ति पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये मूर्ति किसकी है, केम्पागौड़ा की, केम्पागौड़ा। ठीक है, यहां कहां पर है, बेंगलोर में, है ना, बेंगलोर में स्थित है केम्पागौड़ा की मूर्ति। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी नर्मदा नदी के तट पर है ना। स्टैचू ऑफ वननेस कहां पर है, आदिगुरु शंकराचार्य की कहां पर है, ओमकारेश्वर पर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके नाम से बना है, रामानुजाचार्य, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है वो किसकी है, भीमराव अम्बेडकर की, कहां पर बना है, विजयवाड़ा में। स्टैचू ऑफ आपकी प्रॉस्पेरिटी किसके नाम पर बना है, आपके बना है केम्पागौड़ा के नाम पर, और कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी आपको दिमाग में रख लेनी, रट लेना है, बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रेजेंट विनर 2024 में कौन बनी, है ना, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट की विनर कौन बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा नंबर का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है, ये है आपका 12वां नंबर का। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा है कि ये कहां पर आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया आपका बैंकॉक में। कहां, थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, अब कौन जीता इसमें, इसमें जीती है भारत की रचेल गुप्ता।
ठीक है, भारत की रचेल गुप्ता। और इस बात को इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट विनर बनने वाली ये पहली भारतीय है। ठीक है, वो पहली भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, और ये क्यों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वायरल भी बहुत सारी थी जब ये लास्ट अपना फाइनल वॉक दे रही थी फाइनल में। ये क्यों वायरल हो गया था, क्योंकि ये जो है ना, ये माँ गंगा की इमेज है। ठीक है, ये माँ गंगा बनकर आई थी, अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को ओढ़ कर आई थी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो सरकार है उसका फोकस है कि आप अपनी संस्कृति को किस तरह सहेज सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंटरनेशनल फोरम में थाईलैंड में जाके अपनी संस्कृति की बात हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी ये कौन है, सीजे ओपियाजा, ये जो है फाइनल में सेकंड नंबर पर रही है। ठीक है, ये कहाँ की, फिलीपींस के खिलाड़ी है। और बाकी निकिता पोरवाल और विशाखा राय, इसके बारे में मैंने लास्ट के करंट अफेयर के वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। ये दोनों कौन है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, विशाखा राय और निकिता पोरवाल। ठीक है, तो यहां से क्या याद रखना है आपको, और रचेल गुप्ता जो कि पहली भारतीय जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में खेलों की संख्या को 19 से घटाकर कितना कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया, 19 से घटाकर 10 कर दिया गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया, जितना खेल था उससे पूरा आधा कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम और क्या स्टैटिक देख सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो आखिर ये राष्ट्रमंडल खेल होता क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ। राष्ट्रमंडल खेल का कॉन्सेप्ट दरअसल जो ब्रिटिश अंपायर के अधीन जितनी सत्ताएं थी, जितने देश थे, है ना, वो सब आपस में मिलकर जो खेल खेलते थे उसे कहा जाता था राष्ट्रमंडल खेल। तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका हुआ है 1930 में, है ना। 1930 में जब इसका शुरुआत हुआ तब इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या नाम था, ब्रिटिश एम्पायर गेम, ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है, ये चला है आपके 1930 से लेकर 1950 तक। ठीक है, उसके बाद 1954 से लेकर 1966 तक इसका नाम फिर से बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, उसके बाद फिर से 1970 और 1974 में इसका नाम फिर से रख दिया गया ब्रिटिश एम्पायर गेम, और उसके बाद 1978 में जो अभी हाल में नाम है कॉमनवेल्थ गेम, CWG। ठीक है, यानी राष्ट्रमंडल खेल अभी का जो नाम है वो कब से पड़ा है, 1978 से पहले। इसके पहले इसके दो और नाम थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, और फिर से तीसरा नाम वही पहला वाला रिपीट है, ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 10 हो गया। अब कॉमनवेल्थ से ये सवाल पूछा जा सकता है अगर स्टैटिक पे जाना हुआ कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था, तो भारत ने 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में दिल्ली में होस्ट किया था। ठीक है, आज भी लोगों को वो कॉमनवेल्थ घोटाला याद है, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला 2010 का आज भी लोगों को याद है। ठीक है, कि भारत ने कैसे उस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया था घोटालों के कारण। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि अभी हाल में जो 2022 में हुआ वो 22वां कॉमनवेल्थ गेम था, वो कहां हुआ है, आपका हुआ है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, और इस आयोजन में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर रहा और उसको 61 मेडल जीते, है ना, 61 मेडल मिले। अब 2026 में ये भी देख लो, 2026 में कहां होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि 2022 और 26 में 2022 में तो 19 खेल थे इसमें, लेकिन 2026 में सिर्फ और सिर्फ 10 खेल होंगे, 9 खेलों को निकाला जा रहा है, और इस 61 में से 30 मेडल भारत ने इन्हीं 9 खेलों में लाए हैं। ठीक है, कौन कौन से ये 9 खेल, कुछ इंपॉर्टेंट खेल देख लेते हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ठीक है, रेसलिंग है, शूटिंग है,
अब देखो सारे इंपॉर्टेंट खेल तो इसी में निकल गए, है ना। भारत की जो 47% कंटिजेंट थे ना, जितने लोग गए थे वो इन्हीं 9 खेलों में से गए थे, और 50% तो इन्हीं में से मेडल आए हैं आपके। ठीक है, तो सर बहाना दिया जा रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा रही है, तो ये ध्यान में रखना है कि 19 खेल थे वो 10 हो गए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट खेल निकल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि सिम्बेक्स क्या है। SI सिम और बेक्स। ठीक है, S का मतलब है आपका सिंगापुर, I का मतलब है इंडिया, M का मतलब है मैरीटाइम, और B का मतलब है बायलैटरल, और EX का मतलब है एक्सरसाइज। मतलब सिंगापुर और भारत की जो बायलैटरल द्विपक्षीय मैरीटाइम मतलब कि समुद्री एक्सरसाइज जो हो रही है उसको कहते हैं सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। तो यहां से क्या समझ में आ गया, समुद्र में अभ्यास हो रहा है, तो कौन जो है भारत की कौन सी जो टुकड़ी है वो अभ्यास करेगी? भारत की नेवी, इंडियन नेवी, है ना, इंडियन नेवी और रॉयल सिंगापुर नेवी, इनके बीच में ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 34वां एडिशन था इसका, है ना, और 1994 से ये चलता आ रहा है। 34वां नहीं, ये 31वां था, ये 31वां एडिशन है इसका, और 1994 से ये लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पुराना, आप बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, और ये अपनी इसकी बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि जो भारत की इंपॉर्टेंट नेवल इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कौन किसके साथ किया जाता है, सिंगापुर, और कौन से प्लेस में किया जा रहा है, विशाखापट्टनम में। ये अभी अक्टूबर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक पे ये आयोजित हो रहा था, ये विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। इसका सेकंड राउंड कहाँ आयोजित होगा? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये 2 फेज में हो रहा है, पहला फेज विशाखापट्टनम में हुआ और दूसरा फेज कहाँ आयोजित होगा? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेलेंडी और अवार्ड 2024 में किसके नाम रहा? ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है इसमें बैलन डी'ओर कौन आपको अवार्ड करता है। तो बैलन डी'ओर आपको अवार्ड करता है फ्रांस की एक मैगजीन है, फुटबॉल की मैगजीन है फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन, ये आपको बैलन डी'ओर अवार्ड देती है। ठीक है, फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन आपको बैलन डी'ओर अवार्ड देती है। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि ये अवार्ड सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ये अवार्ड सबसे ज्यादा बार जीता है आपके मेसी ने। कितनी बार जीता है? 8 बार। ठीक है, उसके बाद ये क्यों क्वेश्चन बताया मैंने, क्योंकि यूपीएससी में 2 साल पहले ऐसे ही किसी अवार्ड को लेकर सवाल आया था कि ये अवार्ड सबसे ज्यादा टाइम किसने जीता है और किस खेल ने जीता है। ये तो खेल की बात नहीं है क्योंकि ये फुटबॉल है। ठीक है, लेकिन किसने जीता है? मेसी ने जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किस खिलाड़ी का हुआ है? रोनाल्डो का। कितने बार हुआ है? 18 बार। ठीक है, अब आते हैं 2024 में। तो 2024 में ये अवार्ड किसने जीता? ये अवार्ड जीता है रॉड्री ने, है ना। किस देश के लिए खेलते हैं रॉड्री? ये है रॉड्री। ठीक है, और देखो ये गोल्डन बॉल है ना। और हाँ, बैलेंडी डी'ओर का मतलब होता है गोल्डन बॉल। ठीक है, तो ये है स्पेन के, ठीक है, स्पेन के मिडफील्डर हैं। ठीक है, और देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो इसका फीमेल वर्जन है वो भी एक ही देश ने जीता है, वो है स्पेन। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों जो अवार्ड है वो किसको मिले हैं? एक ही देश को मिले हैं। ठीक है, तो ये काफी याद रखने लायक फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के रख लो आप। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है, लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 2 साल पहले सीजीपीएससी प्री में क्या क्वेश्चन आया था कि भारत के सबसे ज्यादा समय तक चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो क्या था उसका आंसर, देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ कौन है? अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, जो कि अभी रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन क्या है? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, यही भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, HM बेग
और हंसराज खन्ना। ठीक है, तो हम इसकी स्टोरी सुनते हैं अभी। हंसराज खन्ना अगर ऑप्शन में मेंशन हो ही गया तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं जो कि आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकती है। ठीक है, और देखो जो डीवाई चंद्रचूड़ है ना, उनके जो पिताजी थे वो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई वीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इनका कार्यकाल जो है 1978 से लेकर 1985 तक था, करीबन 7 साल से ज्यादा था। ठीक है, 7 साल से ज्यादा इनका कार्यकाल था। जो सीजीआई थे कौन थे? वीवाई चंद्रचूड़, और उनके बेटे ही हैं डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो जब इमरजेंसी लगा था भारत में 1975 में, तब एक केस आया था, है ना, उस केस का नाम क्या था? एडीएम जबलपुर केस। ठीक है, एडीएम जबलपुर केस, ये आपके पॉलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी तब ये केस बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में ये केस को कोट करना ही अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो एडीएम जबलपुर केस ये क्या सिविल लिबर्टी के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि सिविल लिबर्टी को कर्व कर दिया जाए, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के जजमेंट से केंद्र सरकार के हक में फैसला सुनाया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इमरजेंसी के समय में ये कौन सा इतना हिम्मत वाला जज आ गया। वो जज थे जस्टिस हंसराज खन्ना। ठीक है, बाकी 4 जज भी देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले जज थे जस्टिस एएन रॉय, ये कौन थे? सीजीआई थे। दूसरे थे पीएन भगवती। पीएन भगवती के बारे में क्या बताई जाए, इन्हें क्या कहा जाता है? पीआईएल का जनक कहा जाता है। वही पीआईएल जिसने भारत की न्याय व्यवस्था में आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, इसके पहले आम आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने से हिचकता था, लेकिन पीआईएल ऐसा था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके तहत आम आदमी की समस्याएं भी, आम समस्याएं भी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगी। ठीक है, तो उनके जनक कौन है? पीएन भगवती। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाते हैं आपके? वीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, वही जो बाद में सीजीआई हुए सबसे ज्यादा समय तक। उसके बाद आते हैं आपके एचएम बेग। ठीक है, अब देखो एचएम बेग और हंसराज खन्ना की एक स्टोरी है। ठीक है, ये हंसराज खन्ना जो इन्होंने केंद्र सरकार के अगेंस्ट में फैसला दिया था। अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो हंसराज खन्ना ज्यादा सीनियर थे एचएम बेग से। ठीक है, और उस समय इसी तरीके का चलन था कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। लेकिन इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सरकार ने, क्योंकि जस्टिस हंसराज खन्ना ने जनता का पक्ष लिया था, सिविल लिबर्टी का पक्ष लिया था, इसके कारण उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन था वो किसको दे दिया? एचएम बेग को दे दिया। ठीक है, और इस चीज को देखते हुए जस्टिस हंसराज खन्ना ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और आज नियति को देखिए, उनके जो भतीजे हैं संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, वो आज भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात अगर निकली है तो देखो किस तरीके से आपको दिख रहा है, वीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, हंसराज खन्ना, संजीव खन्ना, है ना। तो हम बॉलीवुड में बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं, यहाँ पर जुडिशियरी में भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है। ठीक है, परिवारवाद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो थोड़ी हल्की बात हो गई। C-295 एयरक्राफ्ट भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? ठीक है, भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि C-295 एयरक्राफ्ट जो है आपका, है ना, ये किसके लिए काम आता है, किस चीज के लिए काम आता है? ये बेसिकली क्या है? आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। किसी को इधर से उधर ले जाना है, कुछ बड़े सामान इधर से उधर ले जाने हैं, तो उसके लिए क्या काम आता है आपका? C-295 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है एयरबस कंपनी। कहाँ की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है। एयरबस स्पेन की कंपनी है। अभी हाल में इस स्पेन की कंपनी एयरबस का समझौता टाटा के साथ हुआ है, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ हुआ है ना। और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वडोदरा में ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे C-295 आपका एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, कम से कम 40 एयरक्राफ्ट बनाने का इनका लक्ष्य है। ठीक है, ये देखो, ये वहां के पीएम है पेड्रो सांचेस, है ना, और मोदी जी के साथ मिल रहे हैं। ये कौन सी विला है? लक्ष्मी विला है। ठीक है, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, बर्मिंघम पैलेस से भी कम से कम 2 गुना है, 2 से 4 गुना है। ठीक है, तो ये तस्वीर थी तो मैंने ये चीज बता दी आपको। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है आपका? स्पेन के साथ आप मिलके C-295 बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में कोलिंग डिक्शनरी में
वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको घोषित किया? क्या क्या वर्ड है? वैक्स, ब्राट, एआई, रिज। देखो एआई, वैक्स, ये सारा कुछ हमने सुना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आया? ब्राट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टू बीइंग कॉन्फिडेंट, टू फील इंडिपेंडेंट और बीइंग कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, तो आप ब्राट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ब्राट वर्ड जो है वो आपका 2024 का कोलन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? ठीक है, किसे सम्मानित किया? तस्वीर देख के आप सब समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये आपके अरुण योगीराज, ठीक है। क्यों फेमस है अरुण योगीराज? अरुण योगीराज इसलिए फेमस है कि उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, ठीक है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो रामलला के रूप में बाल अवस्था में जो स्थापना हुई है, उस रामलला की मूर्ति किन्होंने बनाई है? अरुण योगीराज ने, है ना। जो श्याम रंग की मूर्ति है ये इनके द्वारा ही बनाई गई है। इनका एक और जो इंपॉर्टेंट कुछ और मूर्तियां इन्होंने बनाई है, जो सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की मूर्ति लगी है। कहाँ पे लगी है? आपकी इंडिया गेट पे जो लगी है ना, 30 फीट के जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, ये भी अरुण योगीराज ने बनाई है, ठीक है। और कौन सी मूर्ति बनाई है? जो हमने स्टैचू ऑफ वननेस देखा था आदि गुरु शंकराचार्य की, वो भी किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने बनाई है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके शिल्पकार है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत देश के जो बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तियां है ये बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, कौन से स्थान पर रहा? भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत मुक्केबाजी, विश्व मुक्केबाजी अंडर 19 में दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये सिंपल से एक फैक्ट था, उसको बस ध्यान में रख लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप वन गो में एक बार देख लीजिएगा कि क्या किसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? विपिन कुमार जी, ठीक है। ये है विपिन कुमार जी, ठीक है। तो अब साथ में आए ही हो तो ये देख लो कि आपके जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो कौन है। तो मैं नहीं बताने वाला, ये भी आप क्या करोगे? कमेंट में लिख के बताओगे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, एक्टिवली पढ़ रहे हो, जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा कमेंट में, तब तक क्या होगा? आप अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ वीडियो देख के निकल जाओगे, याद नहीं रहेगा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भारत के, है ना, सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के बाद चीन ने बेल्ट एंड रोड को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा बन गया? कौन सा बन गया दूसरा ब्रिक्स देश? ये है ब्राजील, ठीक है। जो BRI चाइना का सबसे अहम प्रोजेक्ट बोला जा सकता है, जिसमें चाइना ने ना जाने कितने ही पैसे बर्बाद कर दिए। क्योंकि अब जिस तरीके से चीजें दिख रही है वो समझ आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। जो सिल्क रूट बनाने का सपना था उसमें चाइना के ना जाने कितने ही पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि ऐसे ऐसे देशों को लोन देके बैठा है जहां से चाइना वसूलना भी चाहे तो उसको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो BRI से अभी कौन हट गया? ब्राजील हट गया, ठीक है। अब देखो कौन सा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, कहां किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। आपने एक चीज नोटिस की कि भारत लगातार बौद्ध धर्म के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहा है जहां से वर्ल्ड फोरम में बौद्ध धर्म के तहत भारत की डिप्लोमेसी स्थापित हो सके। चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो, वहां पर भी आपके कौन से देश मिलते हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। चाहे वो म्यांमार हो, फिलीपींस हो, इस तरीके के देश क्या करते हैं, आपके लाओस हो, कंबोडिया हो, ये पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। भारत ने उसके तहत और क्या किया है? बौद्ध टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के जो जीवन से लेकर निर्वाण से लेकर सारी जगहों का आपको दर्शन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, और जिससे जो उन देश जो बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है उनसे और भी ज्यादा डीप रिलेशन बन सके, ठीक है। तो भारत की डिप्लोमेसी का पार्ट है, ठीक है। हाल में भारत ने क्या किया? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत ने जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, उसमें किसको ऐड कर दिया? पाली को ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाल में जो नए क्लासिकल लैंग्वेज है, जो नए शास्त्रीय भाषा ऐड हुए हैं, उसमें से पाली के सिवा और कौन कौन से भाषा हैं, है ना?
लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा कि सर आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं, बट देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो लास्ट क्लास के हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और जो लोग ये वीडियो पे पहले आए हैं, नीचे लिंक भी दिया होगा, तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए, तो आपको वो भी नॉलेजेबल होगा और फायदा लगेगा। ठीक है, अब देखो इसका डिस्कशन मैंने किया था इस क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत और चीन किस क्षेत्र में सीमा गतिरोध समाप्त करने पर सहमत हुए? ठीक है, जब मैं आपको ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बता रहा था तो मैंने ये कहा था कि ब्रिक्स सम्मेलन के जस्ट पहले भारत और चीन के बीच में ये समझौता हो गया कि जो उनका जो सीमा विवाद चल रहा है उसको सुलझाया जाए और उसके तहत जो परमानेंट स्ट्रक्चर चीन ने बनाए थे वहां से वो वापस ले ले, है ना। और उस समय पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी आपको कि परमानेंट स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है, और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब परमानेंट स्ट्रक्चर हट चुके हैं और पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सैटेलाइट ये इमेज पुख्ता करते हैं। ठीक है, तो कौन सी इमेज, कौन सी जगह है? डेमचौक और देपसोंग वैली। ठीक है, अब देखो कहाँ पे है डेमचौक, ये देपसांगला और ये डेमचौक। ठीक है, ये दोनों जगह से अभी क्या है, अभी 2024 में मिलिट्री हटी है, लेकिन इसके पहले 2022 में जब समझौता हुआ था तब कहाँ कहाँ से मिलिट्री हटी थी? दौलत बेग ओल्डी से, गोल्डी से, यहाँ से गलवान से, पेन बदल लेते हैं, गलवान से, ठीक है, और कहां से हटी थी आपकी? पेंगोंग सो से। ठीक है, यहीं पे तो लड़ाई हुई थी पेंगोंग सो पे। ठीक है, इसी के नदी के इस ओर और उस ओर ही तो लड़ाई हुई थी। तो गलवान, पेंगोंग से और दौलत बेगोल्डी, यहाँ से पहली ही सेनाएं हटी जा चुकी थी, और अभी कहां से हटा? देपसांग से और डेमचौक से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपके बहुत ज़्यादा ये मैपिंग के दृष्टि से अगर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप नोट कर लो कि कौन सा पेंगोंग सो के इधर है, कौन सा उधर है, कौन सी नदी के इस तरफ है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर को। कौन है श्री श्री रविशंकर? एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हैं, और इन्होंने एक जो संस्था बनाई है वो है आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, मैंने खुद आर्ट ऑफ लिविंग में जो कोर्स कर चुके हैं उनसे मिला हूं, तो वो लोग अब अपने जीवन में पहले से ज्यादा शांतिपूर्वक अपना जीवन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्री जीवन की ओर बढ़ने में, हैप्पीनेस रहने में श्री श्री रविशंकर का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्वामी मुकुंदानंद कौन है? ये योग गुरु हैं, योग के प्रति इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, माता अमृतानंदमयी है ना, इन्होंने बहुत ही बड़ा अमृता हॉस्पिटल खोला है, जो कि अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 से 60 लाख लोगों की मुफ्त में सेवा कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, बाबा रामदेव किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया, और उसी का नतीजा है कि 21 जून को हम विश्व योगा डे मनाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, विवेक देव राय जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे अर्थशास्त्र से, और ये भारत के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य थे, जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये भारत की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने कुछ फेमस किताब लिखी है जो आज के युवा को आध्यात्म से जोड़ता है, जो धर्म से जोड़ता है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, है ना, उनसे जोड़ता है, जो स्क्रिप्चर है जिनको और भी सरल भाषा में बताकर इंग्लिश में बताया गया है ना, क्योंकि आज की जेनजी को इंग्लिश ज़्यादा समझ आती है, तो उस भाषा में इन्होंने कुछ किताबें लिखी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी किताबें लिखी है? द होली वेदास, द वाल्मीकि रामायणास, द वाल्मीकि रामायण। ठीक है, और क्या लिखी है? द महाभारत। ठीक है, तो जो वेद है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, इन सबको इन्होंने और भी सरल भाषा जो आज के जनरेशन समझ सके उस तरीके की भाषा में इन्होंने लिखा। ठीक है, तो कौन थे ये? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, जो प्रधानमंत्री को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। ठीक है, तो इनका हाल में निधन हो गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने
अमृत परंपरा पहल के तहत कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, जब मैं पहली बार इस चीज को पढ़ता हूँ कावेरी मीट्स गंगा, तो मुझे क्या ख्याल आता है कि ये किस मंत्रालय का होगा? जल शक्ति मंत्रालय का। ठीक है, नदी मंत्रालय का। लेकिन ये ऐसा है नहीं। कावेरी का यहां पर मतलब क्या है? कावेरी का मतलब है ये दक्षिण भारतीय कल्चर। ठीक है, दक्षिण भारत के दक्षिण में जो छोर स्थित है वहां पर जो कल्चर है उससे मतलब है ये। गंगा का मतलब है उत्तर भारत का कल्चर। ठीक है, तो ये कैसे बनाया गया? दक्षिण भारत से म्यूजिक लिया गया और उत्तर भारत से डांस लिया गया। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय नृत्य किया गया, उसको कहा गया कावेरी मीट्स गंगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ कार्यक्रम हाल में और आयोजित हुआ है क्या? याद आ रहा है आपको कुछ? काशी तमिल संगम हुआ। ठीक है, जिसमें नॉर्थ और साउथ को मिलाने की कोशिश की गई, कल्चर को एक दूसरे में आपस में जानने की कोशिश की गई। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय करा सकता है ये क्या काम है? कल्चरल काम है, तो आपका आ जाएगा कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है, एक काम और कर लो फिर। ठीक है, कौन मिनिस्टर है? चलो, कल्चरल मिनिस्टर और पर्यटन मंत्री मैं बता देता हूँ। ये इनके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जिससे पहले जल मंत्रालय संभालते थे। ठीक है, तो आप जल शक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का मिनिस्टर बता दो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन हुआ और इसके बाद अभी ज़्यादा एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो अभी जो हाल में एग्जाम आएंगे उसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो आप बता दो जल शक्ति मंत्रालय कौन संभाल रहा है और शहरी विकास मंत्रालय कौन संभाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार ट्रैफिक के मामले में भारत का सबसे खराब शहर कौन सा है? ठीक है, कौन सी शहरें हैं जहां पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाती है, जहां पे आपको 1-1 किलोमीटर क्रॉस करने में कई घंटों लग जाते हैं? ठीक है, कौन सा शहर है ऐसा? ये शहर है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु वो शहर है जो आपको सबसे ज़्यादा खराब है भारत में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पुणे आता है। ठीक है, तो अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल आ गया कि बेंगलोर में इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर भी लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे, क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? महंगी आपकी बिल्डिंग्स है, किराया महंगा है, खाना महंगा है, और यहाँ पर देखो जाना महंगा है। ठीक है, तो इस तरह की आप मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉपर इसके आंकड़ों के साथ कि कितना मिनट इसमें डिले होता है, इस इंडेक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये काम आ सकता है, प्री में तो काम आएगा ही। ठीक है, अगला सवाल, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डिस्कशन किया है कि अमेरिका का इलेक्शन किस तरीके से होता है, भारत के इलेक्शन से ये कैसे भिन्न है ना, और क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से चीजें हुई, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो कौन बने 47वें राष्ट्रपति? याद रखना है आपको, डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है, ये बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन, तो आई थिंक सो डोनाल्ड ट्रंप को 277 कुछ सीट्स मिल चुकी थी, है ना, इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके थे। ठीक है, और अभी प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? 312। कम से कम ये 312 जो इनको इलेक्टोरल वोट्स अभी मिल सकते हैं, ये संभावना है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट्स है इनमें इनकी लीड है जहां पे अभी जीत डिक्लेयर नहीं हुई, तो 312 इनको मिल सकते हैं। और इस बार ऐसा पहली बार होगा कि सीनेट में भी रिपब्लिकन है और प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस अभी वाइस प्रेसिडेंट बने, और ये पहली बार होगा कि जो यूएसए की सेकेंड लेडी होगी, है ना, यानी जेडी वेंस की पत्नी, वो क्या होगी? भारतीय मूल की होगी। कौन है ये? उषा वेंस। ठीक है, उषा वेंस। ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको जो यूएसए के इलेक्शन में बताया था, कुछ कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल अपडेट हुई है। क्या अपडेट हुई है? जैसा मैंने कहा था कि ट्रूडो पर लगाम कस सकता है ना, जस्टिन ट्रूडो पर लगाम कस सकता है, तो उसी के तहत मैं हाल में देख रहा था तुलसी गोबार्ड जो रिपब्लिकन पार्टी की ही है, उनका एक बयान आया कि ट्रूडो के खिलाफ उनका बयान आया, है ना। तो ये दिख रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। और हाल में जो वर्ल्ड के दूसरे लीडर है वो सारे के सारे ट्रम्प की अभी जो जीत है उसको वेलकम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ग्लोबल पीस की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम भी होप करते हैं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो भारत और दुनिया में ग्लोबल पीस को बढ़ावा दे सके।
ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आपसे एक बार फिर से बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो कमेंट में लिखो, उससे आपको याद रखने में ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, और फिर बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।